केमिस्ट्री एक लव सीरीज का जितना भी ऑब्जेक्टिव करा है सर, वो सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम करेंगे इस टेस्ट में। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लास ट्वेल्थ का टेस्ट करने वाला है, तो क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ यहाँ पे दिख रहा है। और हम लोग केमिस्ट्री का करना है तो केमिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐसे चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया गया है, हर चैप्टर का क्विज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री का हम लोग करना है तो केमिस्ट्री का क्लिक करते हैं। चलिए, यहाँ केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का है और नीचे जो आप लोग देख रहे होंगे PW एकलव्य निशांत सर केमिस्ट्री और फिजिकल का है, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक का। तो पहले हम लोग फिजिकल करते हैं, तो चलिए फिजिकल पे क्लिक करते हैं। निशांत सर, जस्ट फ्यू मिनट्स आ जाएगा ऑप्शन। देखो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है PW एकलव्य निशांत सर केमिस्ट्री। क्वेश्चन एक यहाँ पे दिखा रहा है बट एक्चुअल में एक नहीं है। और टाइम नो लिमिटेशन एंड योर गोल। तो हम चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये खुल चुका है। और यहाँ हिंदी हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, 271 क्वेश्चन है। और हम लोग का भी टेस्ट देना है 271 का। पहले मैं यहाँ से डेस्कटॉप हटा देता हूँ जिससे कि आप लोग आराम से दे पाए। तो आप फ़ोन पे थोड़ा बेटर वे में चलता है, देखने में अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। धातु, एक धातु एक धातु का जालक HCP में है तो धातु की समन्वय संख्या, मतलब ये पूछना चाहता है HCP की समन्वय संख्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP का आई थिंक 12 होता है या 8 8। चलिए 8 लगाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। HCP हेक्सागोनल संरचना में प्रत्येक परमाणु 12 निकट पड़ोसियों से घिरा होता है, अतः समन्वय संख्या 12 होता है। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिखाया जाता है, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं लाइक मी, जैसे मैंने अभी पढ़ा, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, निम्न में किसमें फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों पाए जाते हैं? तो ये AGBR। आप लोगों को suggestion रहेगा कि आप लोग पहले जा करके वो एक लव सीरीज लगा लीजिए केमिस्ट्री वाला निशांत सर का, उसके बाद आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाइए तो बेटर रहेगा। बिकॉज वहाँ से एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे दोबारा देखने में आसानी पड़ जाएगा, आसानी से आप लोग सही कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। AGBR में Ag+ आयन का आकार छोटा होने के कारण यह दोनों प्रकार का दोष, फ्रैंकेल एवं शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है। यह एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट। चलिए, निम्न में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? इसका Fe3O, मैंने देख लिया था, पहले से याद किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट एक पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो कमरे के ताप पर भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, घनाकार क्रिस्टल में विभ्रेष जालकों की संख्या। घनाकार क्रिस्टल में विभ्रेष जालकों की संख्या, घनाकार क्यूबिक क्रिस्टल, यार ये याद नहीं, चलो 4 लगाते हैं। 14। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। घनाकार क्यूबिक क्रिस्टल प्रणाली में विभ्रेष जालकों की संख्या 3। यह साधारण अंत केंद्रित फलक केंद्रित घनाकार अंत केंद्रित साधारण अंत केंद्रित फलक केंद्रित होती है, लेकिन सभी 14 विभ्रेष जालकों को घनाकार प्रणाली के लिए 3 होते हैं। स्पष्ट नहीं है, दिए गए उत्तर के अनुसार 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक अष्टफलकीय रिक्तिका, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्न में से कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों या परमाणुओं से घिरी होती है। इनमें 4 एक वर्ग के कोनों पर, 2 सीधे ऊपर नीचे होते हैं। चलो, आप लोग यहाँ पे गेस्ट अकाउंट में भी हम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट को आप लोग नहीं यूज कर सकते अभी प्रेजेंट सम रीजन की वजह से। बेरवेदार एम्फोरस अमोर्फस ठोस का उदाहरण है।
बेरवेदार, एमॉर्फस ठोस का उदाहरण है। बेरवेदार क्या होता है यार? हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब, ये दोनों तो पहले सहसंयोजक का उदाहरण है, और यह NaCl क्रिस्टल का उदाहरण है, और ये अक्रिस्टल यानी बेरवेदार। तो आप लोग जानते हैं बेरवेदार ठोस अ, कोई अक्रिस्टल ठोस कहा जाता है, और क्रिस्टल ठोस, वास्तविक ठोस, आइडियल ठोस, और बहुत सारा नाम से जाया जाता है क्रिस्टल ठोस को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, जनरस, कांच, SiC। तो हम जानते हैं कांच जो ग्लास होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कांच एक अक्रिस्टलीय या अनाकार ठोस का सबसे साधारण उदाहरण है। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इकाई से में समन्वय संख्या है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या आई थिंक 12 है ना। चलिए लगाते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकेज HCP संरचना में प्रत्येक परमाणुओं की समन्वय संख्या 12 होती है, बिकॉज वो, यार समन्वय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? एक गोला और जितना गोला से घिरा होता है उसको समन्वय संख्या कहते हैं। आई थिंक यही होगा, यही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बेब्रेज जालक क्रिस्टल, बेब्रेज जालक या क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बेब्रेज जालक या क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट आई डोंट नो। किसी भी क्लिक करते हैं, एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बता देगा क्या मैटर है। अच्छा, क्रिस्टल प्रणाली, क्रिस्टल सिस्टम की संख्या 7 है, लेकिन बेब्रेज जालक, बेब्रेज लाइटिक 14 प्रकार के होते हैं। प्रश्न स्पष्ट नहीं है, दिए गए उत्तर के अनुसार 6 है। मतलब एक्चुअली इसका आंसर 7 है, लेकिन प्रश्न कुछ लटपटा सा है, इसलिए इसका आंसर 6 दिया गया है। ऑप्शन, बट आप लोग का एग्जाम में जो 7 ही आएगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसका ऑप्शन एक्चुअल 7 है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे सही नहीं है, इसी कारण यहाँ 6 दिया हुआ है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, H2O में किस प्रकार का अबंध पाए जाते हैं? एस बॉन्डिंग पाया जाता है, धात्विक बंध, आयनिक बंध, कोई नहीं। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है H2O में। जल के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो इसके द्वितीय गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। HCP संरचना में पैकिंग दर्शाता दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। HCP संरचना में पैकिंग दक्षता होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। फ्रैक्शन लिख दिया कोई ने। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में संकुलन क्षमता कितना होता है? HCP में 74% ना, आई थिंक 74% होता होगा। HCP या CCP, HCC और CCP दोनों संरचनाओं की संकुलन क्षमता 74% या 0.4 होता है, जो अधिकतम संभव है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCCP मतलब क्या होता है? CCP या FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल ना, दोनों में संरचना पैकिंग 74% या 0.74 होता है, जो अधिकतम संभव है। नेक्स्ट, किस अणु का द्वि आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्वि आघूर्ण शून्य है? अ, द्विध्रुव आघूर्ण, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का शून्य है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा और देखना होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अ, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना एन का मान, एंड बी से फॉर्मूला होता है इसका बी बराबर 2 × n - 1। आई थिंक ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है रूट अंदर।
उसी से इसका दुधरू आघूर्ण निकाला जाता है। मुझे याद नहीं है, तो लगाते हैं कुछ भी। BF3 में भी बिल्कुल करेक्ट है। BF3 मतलब बी से बोरॉन होगा, और F3 यानी फ्लोरीन। एक समतलीय त्रिकोणीय आकृति का है जिसमें बंध आघूर्ण एक दूसरे को निरस्तर कर देते हैं, इसलिए इसका शुद्ध दुधरी आघूर्ण शून्य है। निरस्तर। बीसीसी में बीसीसी इकाई सेल में रिक्ति स्थान का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में रिक्ति स्थान का प्रतिशत, मतलब रिक्ति कितना बचता है बीसीसी में। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी पिंड केंद्रित सेल, इसमें जो होता है 52% भरा हुआ होता है, तो बचा हुआ कितना बचेगा? 48% ना, जो कि है ही नहीं। बॉडी सेंटर बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 52% नहीं होता, 68% होता है। मतलब एससीसी सरल इकाई सेल, इसमें 52% होता है। उसका बीसीसी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, इसमें 68% होता है। एंड एफसीसी फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, इसमें 74% होता है। आई थिंक यही परफेक्ट है। तो चलिए बीसीसी का बात करते थे, तो इसमें कितना था? 68%। तो खाली कितना बचेगा? 68 और 270 एंड 30 सही 100, मतलब 32% खाली होगा। चलिए समझना है कि पैकिंग दक्षता 68% होती है, इसलिए रिक्त स्थान का प्रतिशत 100 माइनस 68 32 होता है, जो कि परफेक्ट है, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था। निम्न में से किस जोड़े में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां दोनों पाई जाती है? जो कि मुझे पता नहीं है। बीसीसी और एफसीसी, एचसीपी और एससीसी। निम्नलिखित में से किस जोड़े में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां दोनों पाई जाती है? हम्म, चलिए फर्स्ट और लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलती है। सही क्या है? एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सीसीपी सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। या एफसीसी दोनों ही क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, यार इंग्लिश में ही सही बोल लेते हैं। एचसीपी और सीसीपी दोनों ही क्लोज पैकिंग संरचनाएं हैं, और इनमें चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां दोनों पाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है 7। ये वही क्वेश्चन है। क्रिस्टलों के क्रिस्टलों को उनके अक्षों की लंबाई एवं कोणों के आधार पर 7 मूल क्रिस्टल तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टल को उनकी अक्षों की लंबाई और कोणों के आधार पर 7 मूल क्रिस्टल तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह द्वितीय गुण दर्शाता है? 16 क्वेश्चन पे अभी आया है, 271 क्वेश्चन बचा। चलो यार, क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण कौन दर्शाता है यार? MgO, SiO2। CrO2 एक चुंबकीय ऑक्साइड है जो धातु जैसी चालकता प्रदर्शित करता है। CrO2 एक चुंबकीय ऑक्साइड है जो धातु जैसी चालकता प्रदर्शित करता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार अमॉर्फस ठोस है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोमियम क्रोमे क्रोमेलम, और क्वार्ट्ज ग्लास। तो ग्रेफाइट तो नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है का उदाहरण है, और ये दोनों भी नहीं है। क्वार्ट्ज ग्लास है जो हम लोग जानते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास या फ्यूज सिलिका एक अनाकार ठोस है। सामान्य क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर यह बनता है। सामान्य क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने से बनता है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, साधारण नमक, क्वार्ट्ज ग्लास।
पोटार्ज सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 का एक क्रिस्टलीय रूप है। ओ तो पोटार्ज जो है सिलिका SiO2 का एक क्रिस्टलीय रूप है। प्रश्न के दिए गए विकल्पों से कांच अक्रिस्टलीय होता है। NaCl में Na+ की समन्वय संख्या होती है आई थिंक 6 बिकॉज ये हमने देखा था वहां पे 6 शर्ट लगाए थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है। NaCl रॉक सॉल्ट संरचना में प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl आयनों की 6 NaCl रॉक सॉल्ट संरचना में प्रत्येक Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा है और इसकी इसी प्रकार प्रत्येक Cl- 6 Na+ से घिरा है। अंततः समन्वय संख्या 6 है। क्या बात है। घनाकार संरचना में अंत केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अंत यानी एंड सेंटर्ड की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना मतलब वही चलिए ना हम घनाकार का मैटर नहीं करते हैं। देखते हैं अंत केंद्रित परमाणु में समन्वय संख्या होती है इतना पे ध्यान देते हैं। वो घनाकार में भी कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। तो अंत केंद्रित परमाणु की संख्या तो 2 होती है लेकिन समन्वय संख्या की बात करते हैं कितना होता है। अंत अंत केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है 8 होता होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC संरचना में केंद्रीय परमाणु घन के 8 कोनों पर परमाणुओं के संपर्क में होते हैं इसलिए समन्वय संख्या 8 होता है। ओह BCC वही घनाकार संरचना में अंत केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फलक केंद्रित FCC इकाई सेल में किनारों की लंबाई a तथा परमाणु त्रिज्या r का संबंध है। FCC फलक फेस सेंटर्ड क्यूबिक न्यूट्रल क्या होता है। a/2√2 ओ यार r बराबर नहीं पूछ रहा है a बराबर पूछ रहा है यार। चलिए हम लोग लगाते हैं अंदाज से। r बराबर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक न्यूट्रल। सिंपल क्यूबिक न्यूट्रल उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक न्यूट्रल उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक न्यूट्रल। यही है इसका होता है r बराबर a/2√2 तो a बराबर r/2√2 a बराबर r/2√3 a बराबर 4r/2। चलिए यही लगाते हैं देखते हैं क्या बिल्कुल सही कैसे देखते हैं नीचे एक्सप्रेशन। एक्सेसिव में परमाणु यानी फलक के विकर्ण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। फलक विकर्ण √2a बराबर 4a इसलिए a बराबर ओ 4r/√2 कैलकुलेशन
NaCl की क्रिस्टल NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। NaCl की क्रिस्टल संरचना कितना होती है यार? किसी को याद है तो यार बोलना। NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, आई थिंक यही भी सही लगा था। चलो गलती है, FCC होगा। NaCl की संरचना फलक केंद्रित FCC जालक पर आधारित है, जहाँ Na प्लस और Cl माइनस आयन एकांतरिक फलक केंद्रित स्थानों पर व्यवस्थित होते हैं। चलिए, ग्रेफाइट की संरचना है हेक्सागोनल। ये हमने पढ़ा था हेक्सागोनल प्रोस्पेक्ट। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु हेक्सागोनल पष्टकोणीय परतों में व्यक्त होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु हेक्सागोनल पष्टकोणीय परतों में व्यक्त होते हैं। यानी ग्रेफाइट जो है कोवलेंट क्रिस्टल या उपसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। एंड ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट एसिड की तरह काम करता है। और ग्रेफाइट में सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है। इतना इनफ है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्रिस्टल का घनत्व इतना कितने द्वारा व्यक्त किया जाता है? जेड इंटू एम बटा 3m, जेड इंटू एम बटा ए क्यू बटा एन, ए क्यू एन एल। कुछ याद नहीं आ रहा, आई थिंक ये थी। चल चलो, गलती ही सही चलेगा। एवोगाड्रो संख्या Na बराबर है 6 पर जो 2 टू 10 पर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान इतना होता है। नेक्स्ट, एफसीसी जालक में फलक के केंद्र पर स्थित प्रत्येक परमाणु कितनी इकाई कोशिकाओं द्वारा साझा किया जाता है? एफसीसी जालक में फलक के केंद्र पर एफसीसी जालक में फलक के केंद्र पर स्थित प्रत्येक परमाणु कितनी इकाई कोशिकाओं द्वारा साझा किया जाता है? मतलब यही समन्वय संख्या पूछ रहा है एफसीसी का। एगारह क्वाड्रेट कर लेते हैं। एफसीसी जालक में फलक के केंद्र पर स्थित प्रत्येक परमाणु कितनी इकाई कोशिकाओं द्वारा साझा में होता है? कितनी कोशिकाओं द्वारा? एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कितनी कोशिकाओं द्वारा यार साझा में रहता है, हमको याद नहीं है। अब लगाते हैं कुछ, दो, छह के, जो कि बिल्कुल गलत है। फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु दो अन्य इकाई कोशिकाओं के बीच में स्थित होता है और दोनों में समान रूप से साझा होता है। फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु दो असंद इकाई कोशिकाओं के बीच स्थित होता है और दोनों में समान रूप से साझा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रति चुंबक के डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक होने के लिए इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। बट आई थिंक स्कैंडियम, चलिए, जो कि बिल्कुल सही है, अंदाज लगाया था मैंने। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। अन्य में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए
वह प्रतिचुंबकीय नहीं है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसे हम डायामैग्नेटिक का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनुचुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस हल्का पहले आया था, हीरा या ग्रेफाइट या बोरॉन। बोरॉन भी सहसंयोजक ठोस है, नेटवर्क ठोस है। यहाँ लोहा तो बिल्कुल नहीं है, NaCl भी नहीं है, हीरा है, कॉपर भी नहीं है, चलिए हीरा पे लगाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक ठोस को इंग्लिश में कोवलेंट ठोस कहते हैं। चलिए, हीरा एक विशाल सहसंयोजक ठोस है जहां प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बॉन्ड जुड़ा होता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 154 पिकोमीटर, आई थिंक। हाँ, दो कार्बन के बीच 154 पिकोमीटर का बॉन्ड होता है। और ये नेटवर्क ठोस जो है, इसको नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, हीरा को, ग्रेफाइट को, बोरॉन को। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? वो यार क्रिस्टलीय ठोस आया ना, क्रिस्टल तंत्र नहीं आया है। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस तो अच्छा 4 प्रकार का होता है ना। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, आयोनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, उपसंयोजक क्रिस्टल, अगेन आयोनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, यही 4 होते हैं। 4 हम लोग लगाते हैं ना, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्रिस्टलीय ठोस को उनके बंधन के प्रकार के, क्या है हिंदी पढ़ने नहीं आता, बड़ा दुख का बात है, बट डोंट केयर अबाउट इट। क्रिस्टलीय ठोस को उनके बंधन के प्रकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया: आयोनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक। देखिए परफेक्ट एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत मस्त है, इसलिए बोल रहे हैं मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें, इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। और यहाँ पे साइन अप कर लीजिए अगर आप आते हैं यहाँ पे तो। अगर आपको चाहिए यहाँ पे आप आकर के खुद से टेस्ट लगाए तो कमेंट कीजिएगा, आई नीड लिंक इन दिस साइड। केंद्रित इकाई कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? केंद्रित इकाई केंद्रित इकाई कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? केंद्रित यानी सेंटर, इकाई यानी सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेंटर यूनिट सेल सेंटर यूनिट सेल तो यार 3 प्रकार का होता है। एगो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, उसके बाद आता है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, उसके बाद एगो है अंत केंद्रित घनाकार इकाई सेल। ये 3 प्रकार का होता है, आई थिंक इज परफेक्ट। ओ क्या बात है यार, हमको इंग्लिश में याद है इसका। केंद्रित इकाई से इकाई कोशिका बोला है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट ऐसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इसका। सेंटर इकाई मतलब यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं। और यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल इकाई सेल है वो सेंटर यूनिट सेल, केंद्रित इकाई सेल। चलो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। घनीय प्रणाली, घनीय प्रणाली में 3 प्रकार के केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई कोशिकाएं होते हैं: एससी साधारण एससी, अंत केंद्रित बीसीसी और फलक केंद्रित एफसीसी। जो बोला है कुछ भूल रहा है। नेक्स्ट, बेब्रेज जालक कितने प्रकार के होते हैं? बेब्रेज जालक बेब्रेज जालक कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का होता है, बट बेब्रेज ने 1848 में उन्नीस बेब्रेज ने 1848 में क्रिस्टल तंत्र के ज्यामितीय अध्ययन को बताया कि
7 प्रकार के क्रिस्टल तत्व को त्रिविम में 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, जिसे बेब्रेस जालक कहते हैं। यानी 14 प्रकार का होता है ना। चलिए 14 लगाते हैं, मे बी परफेक्ट। त्रिविम समष्टि 3D स्पेस में परमाणुओं के विभिन्न व्यवस्था प्रतिरूपों के आधार पर कुल 14 बेब्रेस जालक संभव है। या ये उसका डिफिनेशन था जो मैंने याद किया हुआ था। बेब्रेस ने 1848 बेब्रेस ने क्रिस्टल जालक के बारे में कब बताया? 1848, जो मैंने बताया था आप लोग को। अग- ऑगस्टे बेब्रेस, इसका एक्चुअल नाम अब ऑगस्टे बेब्रेस है। ऑगस्टे बेब्रेस ने सन 1848 में क्रिस्टल जालकों के 14 प्रतिरूपों का वर्णन किया। नेक्स्ट करते हैं साधारण घन। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल, साधारण, साधारण यूनिवर्सल, सिंपल यूनिवर्सल। साधारण घन पैकिंग की समन्वय संख्या, समन्वय साधारण घन पैकिंग की समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या इसका क्या होगा? सरल यूनिट सेल का, एससीसी का, एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आई थिंक 6 में भी। चलिए बिल्कुल वो सही है। सिंपल क्यूबिक संरचना में प्रत्येक परमाणु की निकटतम पड़ोसी की संख्या 6 होती है। ये मुझे पता नहीं था, अंदाज से लगाए थे, तो ये सही हो गया। तुमको याद रखना होगा कि साधारण घन सिंपल क्यूबिक संरचना में प्रत्येक परमाणु की निकटतम पड़ोसियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट, सीसीपी संरचना की समन्वय संख्या है। क्यूबिक सीसीपी संरचना की समन्वय संख्या है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना की समन्वय संख्या है। इसका तो 12 होता है। कितना बार पढ़े अभी? सीसीसी, एफसीसी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैक्ट, क्यूबिक क्लोज पैक्ट हो, ऐसे हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। संरचना जो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के समतुल्य है, की समन्वय संख्या 12 होती है। नेक्स्ट, परफेक्ट। एफसीसी संरचना में गोलों की त्रिज्या r और घन के किनारे a का संबंध है। r बराबर a/2√2, ये होता है एक्चुअल फार्मूला जो हम अभी करेक्ट ऑप्शन ए में देख रहे हैं। आई थिंक यही ऑप्शन इसका, r बराबर a/2√2 एफसीसी, बिकॉज जो जो होता है एससीसी सरल इकाई सेल में a/2 होता है, r बराबर, एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में r बराबर होता है r बराबर a√3/4, आई थिंक, हाँ, a√3/4 वो होता है किसमें? बीसीसी में, और ये एफसीसी है। इसमें होता है r बराबर a/2√2। ये इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एफसीसी में परमाणुओं का फलक के विकर्ण स्पर्श करते हैं। फलक विकर्ण बराबर 4a/2, इसलिए ना होगा। चलो, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल संरचना में रिक्तीय स्थान का प्रतिशत है। रिक्तीय स्थान, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बीसीसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल, और दो चार एक आध गो नाम है। तो चलिए इतना इनफ है। तो परसेंटेज मात्रा अगेन हम रिपीट करते हैं
इसमें जो भरा हुआ होता है स्टार्टिंग से आते एसीसी में, एसीसी में भरा हुआ होता है 54%, 52%, बीसीसी में 68% एंड एफसीसी में 74%। तो बीसीसी में 68% भरा हुआ होता है, तो खाली हुआ कितना बचेगा, रिक्तिका कितना बचेगा, 68 माइनस 100 माइनस 68, 32, जो कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बीसीसी में पैकिंग दक्षता 68% होती है, इसलिए रिक्तिका 32% है, बिल्कुल सही है। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछ लिया, बिंदु दोष। बिंदु दोष हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का, आई थिंक 3 3 है ना, हाँ। 3 कौन, रस समीकरण दोष, और कौन था, रस समीकरण दोष, और कुछ था यार, दो, जो मुझे याद नहीं है, तो 3 लगाते हैं, सही है। मुख्य मुख्य बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकेल दोष, और अशुद्धि दोष। क्या बात है, रिक्तिका दोष, शॉर्टकी एवं फ्रैंकेल, और अशुद्धि। गलत सोच रहे थे, चलेगा। निम्नलिखित में से किस दोष में निम्नलिखित में से किस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है? चलिए, अब आया परफेक्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो वो होता है फ्रैंकेल दोष में, आई थिंक। अपरिवर्तित, अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी भी है, अंतरकाशी, अंतरकाशी दोष यार, फ्रैंकेल दोष में भी अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगर हम इस डेफिनेशन इसका रिपीट करते हैं। फ्रैंकेल दोष, जब किसी आयोनिक क्रिस्टल के जब किसी आयोनिक क्रिस्टल जालक से अपने मूल जब किसी आयोनिक क्रिस्टल के से एक धनायन जब किसी आयोनिक क्रिस्टल के एक धनायन क्रिस्टल जालक में अपने मूल स्थान से निकलकर अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, जिसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। शॉर्ट की दोष, जब किसी आयोनिक क्रिस्टल में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने रिक्त स्थान से लुप्त हो जाता है, ये शॉर्ट की दोष कहते हैं। अंतरकाशी दोष, हाँ, अंतरकाशी दोष क्या होता है यार? जब कोई जब कोई ये तो पहले अंतर्गामी दोष तो पहले होता है नॉन आयोनिक क्रिस्टल में, जो आयोनिक क्रिस्टल में नहीं होता है। जब कोई परमाणु या अणु या अभिकण अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, जिससे उत्पन्न दोष अंतरकाशी दोष कहते हैं। मतलब अंतरकाशीय स्थान में फंसता है तो घनत्व में वृद्धि होगा, और ये नॉन आयोनिक है तो ये अंतरकाशीय स्थान में फंसता है तो घनत्व में कमी आती है। और ये जब फंसता है फ्रैंकेल दोष अंतरकाशीय स्थान में, ये तो अंतरकाशीय स्थान में जाता ही नहीं है, पहले ही भाग जाता है। समान मात्रा में धनायन और ऋणायन निकलते हैं, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। और फ्रैंकेल दोष, ये अंतरकाशीय स्थान में जाकर के ये अपने मूल स्थान से निकल करके अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, इसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। मतलब घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है फ्रैंकेल दोष में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये। फ्रैंकेल दोष में एक आयन अपनी सामान्य जालक स्थिति से हटकर अंतरकाशी अंतर अंतर अंतरछड़ी स्थान में चला जाता है। इससे जालक में आयनों की कुल संख्या और घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। क्या बात है, में बाहरी अशुद्धियां के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है। किसी क्रिस्टल में बाहरी अशुद्धियां के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है रसायन और रासायनिक दोष, अशुद्ध दोष, अशुद्धता दोष। आई थिंक अशुद्धता ही, जब अशुद्धियां का बात चल रहा है तो अशुद्धता ही होना चाहिए। जब किसी क्रिस्टल में विदेशी परमाणु अशुद्धियां मिल जाती है तो उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। क्या बात है यार। जब क्रिस्टल में विदेशी परमाणु अशुद्धियां को विदेशी परमाणु बोलते हैं।
विदेशी परमाणु द्रावण अशुद्धियाँ। वो विदेशी परमाणु मीन्स अशुद्धियाँ। क्या बात है। न्यू कुछ मिला यहाँ पे। चलिए अगेन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जब क्रिस्टल में विदेशी परमाणु अशुद्धियाँ मिल जाती है तो उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40 में से हम लोगों ने 32 स्कोर किया है और कुल क्वेश्चन है 271। अभी टाइम बहुत है, एंजॉय करते हैं। 39 मिनट लिए। किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। और एफ केंद्र में भी दोनों बोल सकते हैं ना। ऐसे डोपिंग हम जितना सुने होता है। किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया कहलाती है डोपिंग। इस पे क्लिक करें, आप लोग कमेंट करें यार। यूट्यूब ऐप डिस्प्ले और डोपिंग में लगा। बिल्कुल सही है। क्रिस्टल में जानबूझकर नियंत्रण मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाने से प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यह अर्धचालक बनने की महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल में जानबूझकर नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यह अर्धचालक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल जालक में कण के फंस जाने के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है फ्रेंकेल दोष। यार यही तो है। अगेन हम डिफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन क्रिस्टल जालक के अपने मूल स्थान से निकलकर अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, जिससे उत्पन्न दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो मुझे याद नहीं है, आप लोग बता सकते हो कमेंट में। फ्रेंकेल दोष, क्या बात है, गलती हो गया। क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में कण के फंस जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्रेंकेल दोष है। अशुद्धता दोष कहा था। जब क्रिस्टल के निर्माण के दौरान कोई विदेशी कण जैसे आयन या परमाणु जालक में फंस जाते हैं तो वह अशुद्ध दोष उत्पन्न करते हैं। ओ यार, जब किसी क्रिस्टल के निर्माण के दौरान कोई विदेशी कण जब किसी क्रिस्टल के निर्माण के दौरान कोई विदेशी कण जैसे आयन या परमाणु जालक में फंस जाते हैं तो वह अशुद्धता दोष उत्पन्न करते हैं। तो ये गलत है आई थिंक। फ्रेंकेल दोष हो जाएगा यार, आप लोग सही लगा रहे हैं यही चीज। किसी क्रिस्टल जालक में कण के फंस जाने के कारण उत्पन्न दोष। एजीबीआई में कौन सा दोष पाया जाता है? तो ये दोनों शॉर्टकी और फ्रेंकेल दोनों। एजीबीआई में प्लस आयन छोटे आकार के होने के कारण यह फ्रेंकेल दोष भी प्रदर्शित करता है और उच्च ताप पर यह शॉर्टकी दोष भी दिखाता है। यार मे भी ये क्वेश्चन आ जाए कि एजीबीआर में शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों होता है, क्यों? एजीबीआर में शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों होता है, क्यों? इसका क्वेश्चन आना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे होगा एक्सप्लेनेशन में। एजीबीआर में एजी प्लस आयन छोटा आकार के होने के कारण यह फ्रेंकेल दोष भी प्रदर्शित करता है और उच्च ताप पर यह शॉर्टकी दोष भी दिखाता है। नेक्स्ट, विद्युतीय गुणों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युतीय गुणों के आधार पर क्रिस्टल चालक, अर्धचालक और कुछ चालक, तीन प्रकार के ना, तीन प्रकार लगाते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। चालकता के आधार पर क्रिस्टल तीन प्रकार का होता है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नॉर्मल यार, 10th वाले खाली है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता सबसे अधिक होती है। वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबसे अधिक चांदी में होता है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि भी बताया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे देखें, तो अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया जाता है यहाँ पे। चांदी एजी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की गतिशील यानी मूवमेंट सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सबसे अधिक होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं यार? कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं यार? मुझे पता नहीं है। सही, दो, चार, में भी दो, चलिए सही हो गया। हाँ, क्या बात है। अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य, इंटरेस्टिंग और एग्जिस्ट्रेनिक। चलिए, बाह्य अर्धचालक भी एन प्रकार का और पी प्रकार के होते हैं। आंतरिक और बाह्य अर्धचालक, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अर्धचालक भी एन और पी प्रकार के होते हैं। वो बाह्य भी दो प्रकार का होता है ना। चलिए नेक्स्ट, किस ताप से ठोस कुचालक हो जाता है? या ये तो हमने पढ़ा था 0 केल्विन पे, आई थिंक यही होना चाहिए। किस ताप पर ठोस कुचालक हो जाता है? कुचालक यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा यार, क्या चार्ज फ्लो नहीं होगा इससे। कुचालक यानी जिसपे चार्ज धारा प्रवाहित ना हो पाए उसे कुचालक कहते हैं। क्या 0 केल्विन? चलो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कितना हुआ? 46, 38 को सही। चलिए, परम शून्य ताप 0 केल्विन ताप पर सभी पदार्थ की चालकता शून्य हो जाती है, अर्थात वे पूर्ण कुचालक बन जाते हैं। नेक्स्ट, बाह्य एक्सट्रेनिक अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अरे यार, क्या बात है, ये तो अभी तो पढ़ते हैं। एन प्रकार के और पी प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। परंतु अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, बाह्य एक्सट्रेनिक, एक्सट्रेनी एक्सट्रेनिक और अंत, बाह्य और अंत अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार का होता है, एन प्रकार का और पी प्रकार का। दो, चलिए ना लगाते हैं, बिल्कुल सही होगा। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, इन प्रकार ऋण ऋण वाहक और पी प्रकार धन वाहक। ओ, ये भी आया, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आया आप लोगों के लिए कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। मेरे लिए आप लोग नहीं पता होगा। ऋण वाहक, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है, इसलिए इसको इन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। और पी प्रकार का, पी प्रकार इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये धन का वाहक, धन का फ्लो कराता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कराता है। नेक्स्ट, वर्ग चौथा ए के तत्व को वर्ग पांचवा ए के तत्व से डोपिंग कराने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? ये चौथा ए पांचवा है ना, यही है। वर्ग चौथा ए को वर्ग पांचवा एक से डोपिंग कराने पर बनता है, इससे पी प्रकार का बनता है। कोई एक बनता है जो हमको पता नहीं है, सर करवाए थे उस समय। वर्ग चौथा ए के तत्व को वर्ग पांचवा ए के तत्व से डोपिंग कराने पर किस प्रकार का बनता है? वर्ग 4a का तत्व कौन सा होगा? चौथा, पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ तत्व हमको
याद नहीं आ रहा है जिस जो वर्ग चौथा ए के है। वर्ग यानी क्या होता है वर्ग को क्या बोलते हैं क्लास। चलो क्लास किसी को कुछ और बोलते हैं। ओ हाँ पीरियड। पीरियड 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड क्या होता है 7 पीरियड एंड ग्रुप 18 होता है। तो बोल रहा है चौथा पीरियड के एलिमेंट को पांचवा पीरियड के एलिमेंट के साथ डोपिंग करा जैसे कि इस प्रकार का अर्धचालक बनता है। चौथा पीरियड के एलिमेंट में कौन सा आता है जो मुझे पता नहीं है इसलिए कुछ पीरियड लगा था। बिल्कुल सही हो गया। अंदाजा में मार लेवल का। सिलिकॉन चौथा ए में फास्फोरस। सिलिकॉन चौथा ए में फास्फोरस पांचवा में मिलाने पर फास्फोरस का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेता है जिसे एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। प्रश्न में उत्तर पी प्रकार का दिया गया है जो गलत है। ओह क्या बात है। गलत है। गलत बना है आपने। चलिए एक और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन चौथा ए। सिलिकॉन चौथा है मतलब चौथा पीरियड का एलिमेंट जो सिलिकॉन है पांचवा पीरियड का फास्फोरस। फास्फोरस फिर कल फास्फोरस को कैसे सपोर्ट करता है पी से ना। हाँ सिलिकॉन। सिलिकॉन चौथा है एंड फास्फोरस पांचवा है मिलाने पर फास्फोरस का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेता है जिसे एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जिसे एन प्रकार का अर्धचालक बनता है एन प्रकार का अर्धचालक बनता है एन प्रकार का अर्धचालक बनता है एन प्रकार का। और प्रश्न में चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन दूसरा वर्ग चौथा ए के तत्व को वर्ग तीसरा ए के तत्व से डोपिंग कराने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। उसमें हम लोग पी लगाए थे इसमें हम लोग एन लगाएंगे फिर में भी गलती होगा। चलिए हो सिलिकॉन चौथा ए के सिलिकॉन चौथा ए में बोरॉन तीसरा ए मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होल उत्पन्न होती है जिसे पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। प्रश्न में उत्तर एन प्रकार दिया गया है जो गलत है। हूँ, ना यह सब अपोजिट चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको याद कैसे करें उसको याद कैसे करेंगे जो भी था। वर्ग चौथा है वर्ग चौथा पीरियड के एलिमेंट को वर्ग पांचवा पीरियड चौथा पीरियड के एलिमेंट को पांचवा पीरियड से डोपिंग कराने पर बनता है। तो एन टाइप चौथा पांचवा यानी एन टाइप चौथा और पांचवा को डोपिंग कराते हैं तो एन टाइप बनता है। चौथा चौथा एंड पांचवा को डोपिंग कराते हैं। पीरियड पीरियड 4 एंड 5 को डोपिंग कराते हैं तो एन टाइप बनता है। पीरियड 5 एंड 6 को डोपिंग कराते हैं पीरियड 4 एंड 3 को डोपिंग कराते हैं तो पी टाइप बनता है। ये याद रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है सौर सेल डायोड ट्रायोड सिस्टम जितने जानते होते हैं उस हिसाब से सौर सेल होना चाहिए और मे भी डायोड हो डायोड तो नहीं होगा ट्रायोड भी नहीं होगा तो सौर सेल होगा। सौर सेल फोटोवोल्टिक सेल सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओह नेक्स्ट सौर सेल में किस प्रकार का अर्धचालक उपयोग होता है। सौर सेल सूर्य में जो सेल यूज किया जाता है सौर सेल मतलब क्या होता है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। आई थिंक दोनों यूज होता है।
अभी एक बैग याद आया, दोनों यूज होता है। सौर सेल में एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें एन प्रकार और पी प्रकार दोनों अर्धचालकों का संयोजन होता है। बावन क्वेश्चन हो गया, 1 घंटा का लाइव क्लास। गाइस यार अभी तक कोई देख भी नहीं रहा है, नहीं कोई लाइक किया है। आप लोग लाइक करो, देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टलीय चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? अभी फर्स्ट चैप्टर में हम ना, बड़ा दुख का बात है, 5, आई थिंक 5 होता है। चुंबकीय गुण के आधार पर 5 चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लौह चुंबकीय। यार नाम से याद भी नहीं होगा। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लौह चुंबकीय। एक बोरो मैग्नेट वो एक बोर मैग्नेटॉन का मान होता है। एक बोर मैग्नेटॉन का मान क्या है? ये ऑप्शन 9.27 10 के पावर 24 9.26 10 के पावर 24 माइनस। ये सही होगा ना? आई थिंक ये ज़्यादा एक्यूरेट है। बोर मैग्नेट म्यू बी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय घुंड की मूल इकाई है। इसका मान 9.274 10 के पावर 24 जूल टेस्ला होता है जूल पर टेस्ला यूनिट है इसका। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक है, जो हम लोग जानते हैं क्रोमियम ही होना चाहिए। गलती है। पैरामैग्नेटिक मतलब अयोग्य इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायामैग्नेटिक मतलब अयोग्य इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इन सभी के पास डायामैग्नेटिक है, बोल नहीं पाते। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इसमें डायामैग्नेटिक क्रोमियम 2+ ना, उस वक्त क्रोमियम 2+ है, 3+ था, 3+ ही था, ये सही होगा। अरे यार क्रोमियम 2+ क्रोमियम 2+ इतना में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अनुचुंबकीय है। दिए गए प्रश्न विकल्पों में से कोई शुद्ध प्रतिचुंबकीय नहीं है। प्रश्न के उत्तर के अनुसार CO2+ है। क्या बात है। इतना में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अनुचुंबकीय है। हटाओ यार, ये सब बना लेंगे, खाली हमको इसका याद करना होगा। क्या क्या याद करना होगा? चुंबकीय परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या याद करना होगा बस। 4D सीरीज के जितना भी एलिमेंट है उसका परमाणु संख्या याद करना होगा और बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे उससे। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ विषमदैशिक होता है? विषमदैशिक मतलब विषमदैशिक गुण किससे पाया जाता है? क्रिस्टल ठोस में। तो यहाँ पे क्रिस्टल ठोस का एग्जाम्पल लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषमदैशिक होता है? एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। यहाँ पे हम लोग को चुनना है क्रिस्टल, कांच, लकड़ी का घन, प्लास्टिक का द्रव, BaCl2 जस्ट नॉर्मल क्रिस्टल पदार्थ जैसे BaCl2 विभिन्न
दिशाओं में भौतिक गुण में विभिन्न विषम जैसी दर्शाते हैं अनाकार पदार्थ। ठोस क्षारीय, ठोस या क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण। ठोस या क्षारीय, ठोस या क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण। ठोस या क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण। एफ केंद्र होना चाहिए, तुमको पता नहीं है। अंतरकाशीय स्थान भी हो सकता है। सही है। जब क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl में अतिरिक्त धातु आयन होते हैं ज- तो वे इलेक्ट्रॉन से बंध कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आयनों द्वारा खाली किए गए स्थानों में कैद हो जाते हैं और एफ केंद्र बनाते हैं, जो प्रकाश का अवशोषण कर रंग उत्पन्न करते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? हमको नहीं आया बिकॉज मेरा माइंड थोड़ा कमजोर है। जब क्षारीय हैलाइड NaCl, जैसे दोबारा पढ़ते हैं, जब क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl, क्षारीय यानी बेस, बेस हैलाइड, जब क्षारीय हैलाइड, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट, दाना पाटेकर सोडियम सब बीमार, नाइट्रोजन, सोडियम हटाया, कुछ भी, फिर कल बाहर एंट्री ना होगा। चलिए, NaCl में अतिरिक्त धातु आयन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बंध कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आयनों द्वारा खाली किए गए स्थानों में कैद हो जाते हैं और एफ केंद्र बनाते हैं, जो प्रकाश का अवशोषण कर रंग उत्पन्न करते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। आयोडीन है, आयोडीन आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस नहीं है, आयोनिक ठोस नहीं है, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस। क्या परमाणविक ठोस आणविक ठोस ये कहाँ से दिया आसान? दोनों हो सकता है ना भी। आणविक ठोस लगाते हैं ना, क्योंकि आणविक ठोस का दो, आणविक ठोस का होता है 3 गो एग्जाम्पल, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस एंड एक होता है हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है आयोडीन I2। चलिए आणविक ठोस लगाते हैं। आयोडीन I2 आणविक ठोस है। इसके अणु वांडर वाल्स बलों द्वारा एक दूसरे से संबंधे होते हैं। FCC संरचना में प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या है। FCC संरचना में प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है ना। FCC में होता है, पहले तो SCC में, SCC BCC उसके बाद FCC। FCC में 1, BCC में 2 और FCC में 4। FCC इकाई से परमाणुओं की संख्या 4 होती है, काट उठ के। अर्धचालक को गर्म करने पर उसके विद्युतीय गुण में क्या होता है? हाँ, ये तो हम जानते हैं कि फिजिक्स का भी है, और फिजिक्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कंपेयर में तो यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम बोलते हैं कि बढ़ जाती है जब किसी कंडक्टर का, जब किसी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो गड़बड़ा जाता है। मतलब जैसे देखो, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्यों मिलता है उसको? क्योंकि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एकदम बेस्ट वे में फ्लो होते रहता है, जिससे कोई भी चार्ज उसके उसके थ्रू आराम से पास हो जाता है। बट जब हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो आपस में ही टकराने लगता है, मैक्सिमम कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण टेम्परेचर मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चार्ज बढ़िया से फ्लो नहीं हो पाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्मूथ वे चलेगा नहीं
तो चार्ज बढ़ेगा कैसे। और यहाँ पे हम आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को बहुत इशू होता है आगे जाने में, मतलब उनको दिक्कत होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका स्पीड बढ़ जाता है, और उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो स्पीड बढ़ने के कारण वो मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं, जिससे विद्युतीय गुण इंक्रीज करता है, मतलब वृद्धि करता है। वृद्धि लगाते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या बात है यार, ये कैसा एक्सप्लेनेशन दिया है? मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था? एकदम मस्त था मेरा वाला। आप लोग कमेंट करना किसका बेस्ट है, मेरा या आपका। नेक्स्ट, परम शून्य ताप इतना पर अर्धचालक हो जाता है। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे सुचालक कुचालक, कुचालक हो जाता है। सुचालक कुचालक में क्या अंतर है? कुचालक मतलब कि उससे करंट पास ना कर पाए, सुचालक मतलब कि उससे करंट पास कर पाए ना। बिल्कुल सही यार, कुछ अच्छा हमको कॉन्सेप्ट लगा। जीरो कोलन पर अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते, इसलिए यह पूर्ण कुचालक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। हाँ, इंसुलेटर एंड कंडक्टर का कंसेप्ट हम पढ़े थे इसमें। इंसुलेटर एंड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया कहलाती है डोपिंग। नियंत्रित ढंग से अशुद्धियां मिलाकर पदार्थ के गुणों को बदलने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। मतलब नियंत्रित ढंग से अशुद्धियां मिलाकर पदार्थ के गुणों को बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। नियंत्रित ढंग से। हाँ। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन याद करते हैं ना, तो आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे वो था कि एजीबीआर में, एजीबीआर फ्रैंकेल दोष और क्रिस्टल दोष दोनों का, एजीबीआर में फ्रैंकेल दोष और क्रिस्टल दोष दोनों क्यों पाया जाता है पूछेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अगर एजीबीआर में एजी प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, यही कारण है कि एजीबीआर में दोनों दोष पाया जाता है, फ्रैंकेल दोष एंड शॉर्ट के दोष। एंड एक और था उसका लाइन जो हमको अभी याद नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। नियंत्रित ढंग से अशुद्धियां मिलाकर पदार्थ के गुण को बदलने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। मतलब फिक्स अमाउंट में अशुद्धियां मिलाकर पदार्थ के गुण को बदल दिया जाता है, इसे डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल के रंग होने के कारण क्या है? क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है? गलत पढ़ रहे हैं। एफ केंद्र, जो हम जानते हैं डोपिंग सुचालक एफ केंद्र। एफ केंद्र, रंग केंद्र। वो एफ केंद्र को रंग केंद्र भी बोलते हैं। प्रकार, प्रकाश को प्रकार पढ़ रहा है। प्रकाश के कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करते हैं, जिससे क्रिस्टल रंगीन दिखाई देते हैं। एफ केंद्र जो, या रंग केंद्र, इसको एफ केंद्र या रंग केंद्र भी बोल सकते हैं। एफ केंद्र प्रकाश के कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषण करते हैं, जिसे क्रिस्टल दिखाई देते हैं, जिसे क्रिस्टल रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, बेरवेदार ठोस को कहा जाता है। बेरवेदार ठोस को छह ठोस, छह ठोस, असंतुलित ठोस, घनाकार, एमॉर्फस ये भी कहा जाता है। एमॉर्फस तो हम बहुत जगह देखे हैं। उसके बाद अनाकार, एमॉर्फस मतलब अनाकार होता है। चलिए, असत्य ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, एंड इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं आइडियल। आइडियल सोल्यूशन एक होता है यार, आइडियल सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है, हटा यार। चल रहा है, सभी लगाते हैं। अनाकार ठोस तो सही, त्रिपासी व्यवस्था नहीं होते, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? सहसंयोजक, ये जो हमको पता है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक क्रिस्टल है, जहाँ प्रत्येक कारण परमाणु का
अन्य 4 कार्बन के साथ 100 एक बॉन्ड होता है। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 154 पिकोमीटर होता है 2 कार्बन के बीच। एंड ग्रेफाइट का 141.5 पिकोमीटर 2 कार्बन के बीच। एंड ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट एसिड होता है जिसका उपयोग आई थिंक आप हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। ट्रांसफार्मर का कैसे यूज होता है अदर ट्रांसफार्मर के बीच पे यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। क्योंकि इसे तेल यूज किया जाएगा तो वो जल जाएगा, बट ये स्ट्रॉन्ग लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट, इसलिए यह नहीं जलता है। उसकी जगह इस चीज़ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन ठोस है? हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, कांच। कांच चाहिए यार। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? हीरा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को एग्जाम में, मजा आ जाएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं होता ये। अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियाँ 6 गोलों से। अरे यार, गलती से क्लिक हो गया यार। यदि हाँ, कितना 70 क्वेश्चन वहाँ पे पूरा हो गया, उसके बाद तो 69 क्वेश्चन पूरा हो गया, उसके बाद अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। 80 ग्राम ग्लूकोज दिए, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड यानी सॉल्यूट कितना दिया एंड सॉल्वेंट दिया 1000 ग्राम, तो उस घोल को कहते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ, ओह यार ये हो जाएगा ऐसे ही, तुम हल्का सा दिमाग लगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट, तुम मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलारिटी का डिफिनेशन बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए 1 kg 1000 ml solution is called molarity. Number of solute dissolved in a number of solute dissolved in a 1 ml या 1000 ml 1 liter या 1000 ml solution in a, हटाया, उसको मोलारिटी बोलते हैं। और यहाँ पे ग्राम का बात चल रहा है तो इसको यहाँ पे मोलालिटी बोलेंगे, तो मोलल क्या चांस बनता है। कैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे केजी का बात चल रहा है, केजी यानी मोलल। मोलल यहाँ पे दो एक ही घोला ही है, कंक्लूजन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसे तो बना सकता है, बस यूनिट देख करके बता देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, नहीं हमको पता। जल में 1% ग्लूकोज का, जल में 1% सुक्रोज का, हमको पता नहीं है। जल में एक सुक्रोज लगाते हैं, जल में NaCl। NaCl एक क्वथनांक, NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि यह जल में आयनित होकर 1/2 गुणांक दूध देता है, जिससे क्वथनांक उन्नयन अधिकतम होता है। चलिए वो याद रखना, जल में NaCl, जल में NaCl ना उसका विलयन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन, तुमको पता है। क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। यहाँ से आप लोग क्वथनांक उन्नयन का डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। जो विलय कणों की संख्या पर, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, जिसे जिसे अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। विलायक में 1 kg, विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व इन ए 1 kg या 1000 ग्राम विलायक, या विलायक यानी क्या होगा, सॉल्वेंट, इज कॉल्ड मोलालिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालता। विलायक की 1 kg में विलय के मोलों की संख्या मोलालता या मोलालिटी कहलाता है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है। एंजियोट्रोपिक मिश्रण, असंतृप्त मिश्रण, संतृप्त मिश्रण, आदर्श। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है। हाँ? असंतृप्त लगाते हैं ना, एंजियोट्रोपिक मिश्रण होगा। एंजियोट्रोपिक मिश्रण एक निश्चित अनुपात में बना वह मिश्रण है जो स्थिर क्वथनांक पर बिना संघटन बदले उबलता है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? हिमांक अवनमन निकाला जाता है कैसे, हमको पता नहीं है। पता है यार, बट याद नहीं है। हिमांक अवनमन K2SO4 डेसिल, K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है क्योंकि यह जल में 3 आयन देता है। 2KSO4 7 1/2 × 3। ओ, जिसका 1/2 गुणक ज्यादा उसका क्वेश्चन, उसका अनुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा, ऐसा मैटर है तो हम यही चेक करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। क्वथनांक आई थिंक हीलियम, क्या कि ये तो हम भी पढ़े हैं। हम पढ़े कहाँ, ग्रुप 18 में पढ़े हैं। इनट पेयर, इनट गैस है हीलियम, रिएक्ट कम करता है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। हीलियम का आंतरिक आकर्षण बल, वांडरवाल्स बल सबसे कमजोर होता है, इसलिए क्वथनांक -268.9 सेल्सियस सबसे कम। इतना चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी मुललता क्या होगी? मुन्ना, इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी, नंबर ऑफ सॉल्यूट इतना है। यह यूनिट देता ना तो यूनिट से कुछ पकड़ लेते, लेकिन यूनिट नहीं दिया है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा मैनुअली। जीरो पॉइंट वन होने का ज्यादा चांस बनता है। कहाँ से कि 10 कटेगा 0.1 आ जाएगा, जिसे इसका डिफिनेशन हम लोग रिकॉल करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए 1 kg या 1000 ml सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और यहाँ मोलैलिटी का बात कर चल रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा 34 ग्राम सॉल्यूट है, 34.2 ग्राम, 234.2 ग्राम चीनी का घोल यानी सोल्यूशन है। सोल्यूशन में से 34.2 घटा देंगे तो 200 बचेगा। 200/34.2/200, ठीक है, कुछ लगा देते हैं, 200 बचा। ओ, मतलब यहाँ पे आते भी निकालना था ना, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा 1 kg 1000 सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं मोलैलिटी को, तो ताप द्वारा प्रभावित होता है, बट मोलैरिटी ताप द्वारा प्रभावित होता है, मोलैलिटी नहीं होता है। मोलैरिटी निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नहीं तो मोललता ही होता है, मोललता। केजी में है तो केजी ताप द्वारा नहीं ना। जैसे मोललता केजी में, मोललता का यूनिट होता है मोल केजी इनवर्स। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोललता का फॉर्मूला होता है, मोललता का फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो मोललता होगा इसका आंसर। मोललता है यानी विले के मोल बता विलायक का वेट। ताप पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यह द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि मोललता मोल लीटर ताप से होता है। CaNO3 का क्वांट ऑफ गुणांक है, इसका 3 होता है। कैसे? जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो Ca2 + 2Na, Ca2 प्लस हो जाता है जोड़ 2NO3 माइनस 3 हो जाता है थीन, टीन। परफेक्ट। इतना ग्लूकोज विलयन की तुलना, इतना ग्लूकोज 0.01 ग्लूकोज विलयन की तुलना में इतना विलियन विलियन की हिमांक और नमन है लगभग दुगुना, लगभग तिगुना। अब सही हुआ है। इतना का वन हाफ गुणांक 3, जबकि ग्लूकोज इतना का वन हाफ गुणांक 3, जबकि ग्लूकोज का 1, इसलिए हिमांक और नमन लगभग 3 गुना है। वो यार ये सब वन हाफ गुणांक पर डिपेंड करता है, मतलब हमको अब कुछ भी क्वेश्चन तो हम अनुसंख्या गुणधर्म से रिलेटेड, तो हम उसका कंपैरिजन करता है या कुछ भी करता है तो हम वन हाफ गुणांक निकालेंगे, ना कि अदर। तुम लिखने में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? पसंदीदा पसंदीदा एक अनुसंख्या गुणधर्म है क्योंकि यह विलयन के कणों के संदर्भ पर निर्भर करता है, इनकी प्रकृति पर नहीं। पहाड़ों पर जल का गुणवत्ता कम हो जाता है क्योंकि दाब कम है। इसका पूरा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर जाते हैं तो टेम्परेचर में भी प्रेशर कम जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अदर बहुत सारा रीजन होता है, हमको याद नहीं आ रहा। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जल का तापमान जिसके कारण जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ओ, मतलब खुद उबलने लगता है ऊपर जाने के बाद। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे का जल का तापमान जैसे जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। मतलब हम लोग का शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर थोड़ा H2O तो मिक्स होता है। और हम लोग अगर पहाड़ पे जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर कम जाता है, तो हम लोग का जो ब्लड होता है वो उबलने लगता है कम प्रेशर, कम टेम्परेचर पे भी। मैटर यही है। अर्ध परागगम्य झिल्ली से परागण क्रिया
में निकल पाते हैं। अर्थ पराग अर्थ परागम्य झिल्ली से परासरण प्रक्रिया में निकल पाते हैं। ऐसा हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट निकल जाता है, सॉल्यूट नहीं निकल पाता है। सॉल्वेंट यानी विलायक, विलायक के अणु, जटिल अणु, जटिल आयन, सरल आयन, पहले ही नहीं, विलायक के अणु। इसको अरे अर्ध परागम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर, कुछ करके होता है याद। देखते हैं, पहले हम इंग्लिश के बाद आएंगे यहाँ दोबारा देखते हैं। निम्न में से कौन विलियन के लिए अनुसंख्यिकी गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन विलियन के लिए अनुसंख्यिकी, निम्नलिखित में से कौन विलियन के लिए अनुसंख्यिकी गुणधर्म है? प्रासरण, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, प्रासन दाब। जिसे कुछ बच्चा ना जो अलवला जाएगा या एग्जाम के में उसका प्रेशर, उसका ब्लड उबलने लगेगा कम टेम्परेचर पे, जैसे एग्जाम सेंटर में गया, वो फील करेगा कि हम अभी माउंट एवरेस्ट पे हैं और उसका ब्लड उबलने लगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, परासरण। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आंसर डी है, परासरण दाब। क्यों? नीचे एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है। परासरण दाब एक अनुसंख्यिकी गुणधर्म है। परासरण स्वयं एक प्रक्रिया है, मतलब जो परासरण है वो एक क्रिया है। क्रिया को इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्रोसेस। परासरण इज अ प्रोसेस, बट परासरण दाब इज ए अनुसंख्यिकी गुणधर्म। अनुसंख्यिकी गुणधर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? बराबर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनआरटी, एनआरटी, सीआरटी, सीआरटी, सीआरटी नहीं होता, एनआरटी होता है। ओ यार, हल्का हल्का मिस कर। प्राइमरी सीआरटी, जहाँ सी मोलर सांद्रता है। सॉरी सॉरी सॉरी। हो, क्या दुख का बात है, गलती बना दी। आदर्श विलेन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम का पालन करता है। उसमें हिमांक बिंदु न्यूनतम, इनमें से कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है? बात यही है, तो हम बोलेंगे जिसका पहले अति निकालते ना, वन टॉप फैक्टर। एनएसएल का 2, एमजी, Mi2, आई थिंक वन टॉप फैक्टर सबसे कम एनएसएल का होगा ना, तो सी का होगा। सी मतलब MgI2, एनएसएल लगाते हैं। ओ यार, होता है। इसकी मोलर सांद्रण भी अधिक प्रभावी होते हैं, जिस कारण हिमांक का अनुमान अधिक हिमांक। ओ यार, कुछ अपोजिट टाइप का है ना, गलत लगा दी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यिकी गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अनुमान है, वसुधा गुण है, क्वथनांक गुण है, प्रकाशीय प्रक्रिया ही नहीं है। यह अणुओं की आंतरिक संरचना, अगर इन घुल्ले पदार्थ की मोलरता है तथा इन घोलक पदार्थ की मोलरता, तो घुल्ले की मोलरता की मोल प्रभाव है, इसको हम बोलते हैं एक्स एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको मतलब सॉल्यूट मान लेते हैं, घोले, घुल्ले बोला ना, सॉल्यूट बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर
मोल प्रभाज ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट जोड़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि ये एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साधारण ताप एवं दाब पर किस गैस के साधारण ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। एसटीपी, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। जीरो, हाँ, ये होता है स्टैंडर्ड। एसटीपी, एसटीपी पे जीरो, यार इसको क्या बोलते हैं, हम पढ़े हुए हैं इसका बाद में डीप एनालिसिस किए हुए हैं। एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस एवं 1 एटीएम दाब पर किसी भी गैस के मोलर आयतन इतना लीटर होता है। नेक्स्ट, इतना, तो घोल की मोलरता, यार इन दोनों का रिलेशन होता है, रिलेशन होता है जो मुझे याद नहीं है। चलिए कुछ लगाते हैं, सही गलती कुछ भी तो होगा। सही होता है, किस्मत अभी अच्छा है। यही किस्मत अगर एग्जाम में है तो मजा आ जाएगा। मोलरता एम बराबर इतना बटा इतना। प्रश्नों में केवी का मान नहीं दिया गया है। यदि केवी बराबर इतना है जल के लिए, मान लें एम बराबर इतना बटा इतना, तो इतना जो विकल्पों के, तो ये दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर 0.2, और इसका अर्थात के का मान इतना और टी का मान इतना होगा। चलिए, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वन गुणांक है। यार, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल का हमको फॉर्मूला पता नहीं है, तो वन टॉप फैक्टर कहाँ से बताएंगे। तो चलो वन टॉप फैक्टर इतना कम दिया हुआ है, एक लगाते हैं ना। बेंजीन में बेंजोइक अम्ल द्विल डाइमर बनता है, जिसे प्रत्यक्ष मापने के आधार पर वन टॉप गुणांक इतना प्राप्त होता है, लेकिन कई सत्रों में यह इतना भी बताया जाता है। पर दिए गए विकल्प के अनुसार इतना, सही उत्तर इतना होना चाहिए। ये सही है। इतना एमएल घोल में इतना ग्राम NaOH घोले रखने पर घोल की मोलरता होगी। एमएल, और यहाँ जीएम दिया हुआ है, मोलरता पूछ रहा है। सॉल्यूट दे दिया, तो यहाँ पर निकालना तो पड़ेगा यार। हम निकालने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको तो नहीं निकाल सकते, कुछ भी लगाते हैं और सही हो गया। बताइए किस्मत क्या। NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम होता है, और 4/40 गिवन मेटर बटा मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोल्स आ गया बटा में ही जो दिया हुआ है वो पहले से सॉल्यूशन का वेट, तो वॉल्यूम डिवाइड किए निकाल दो। 20% NaOH WW घोल का मोलरता होगा। वो इसका थोड़ा फैजल सर से पढ़े थे तो बताए थे इसका। एक लाइन अंग्रेजी की, 20 ग्राम NaOH dissolve in a 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम, इस दो की चीज क्लियर हो गया। सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट क्लियर हो गया, सॉल्यूशन का वेट क्लियर हो गया। तो गिवन वेट 20 ग्राम मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे 40 होवे करता है, तो गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट, एक बट्टा दो, एंड बट्टा में
इसका बेटा जाएगा 80 ग्राम। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही है। माना कि घोल का कुल द्रव्यमान इतना है, 20 ग्राम 80 ग्राम। ओ जल का 80 ग्राम होता है ना। चल यार कुछ भी है, बट सही है। निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? क्वथनांक अधिकतम। बहुत सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यी गुणधर्म का उदाहरण है? क्वथनांक गुणधर्म। दो द्रवों से बना एजियोट्रॉपिक घोल क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, क्यों? ये धात्विक विश्लेषण सैद्धांतिक विश्लेषण कोई नहीं। दो द्रवों से बना एजियोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, क्योंकि ये धनात्मक धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन अंक का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, क्योंकि ये धनात्मक होता है यार। पता ना, हमको पता नहीं था इसका आंसर। अधिक क्वथनांक वाले एजियोट्रॉपिक का निर्माण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विचलन से होता है, और न्यूनतम क्वथनांक वाले इंडियन में कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 100 क्वेश्चन पूरा आते हैं उसके बाद सो जाते हैं। बिहान करेंगे। और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है घोल के मोल अंश का। घोलक के मोल अंश का। घोलक के घोलक घोलक के मोलंता का मोलांश का तो होता है, लेकिन वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल प्रभाव। चलो, चलिए। आदर्श घोल का उदाहरण सही है एडहेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन। रासायनिक रूप से समान और आकार में भी लगभग समान, इसलिए आदर्श मूल्य बनाते हैं। किसका क्वथनांक 1 ATM पर सबसे उच्च होता है? क्वथनांक सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट। 27 डिग्री पर 1 मीटर पसंद दाब है। क्या बात है। चलिए गाइस, तो टेस्ट को तत्काल समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन हो चुका है, 101 क्वेश्चन। इसमें 83 क्वेश्चन हमने सही किया, 83 क्वेश्चन। तो रखते हैं, नेक्स्ट लाइव स्टार्ट करेंगे, उसमें और सब क्वेश्चन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को इस लाइव को। टुडे अगेन स्टार्ट होगा, फिर से क्वेश्चन लगाया जाएगा पूरा, बट स्टार्ट करेंगे यहीं से।